हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज महाराज सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब से डेली बेसिस पर आपकी क्लास आएंगी, रेगुलर क्लासेज आएंगी, क्योंकि अब विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैराथन क्लासेज भी आएंगी अभी आपकी, ठीक है। तो और एक बात और कि मैं आपको बता दूं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल के लिए क्लासेज हैं। और इसकी जो बाकी डिटेल है ना कि हमें सीडीपी कैसे करनी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की सेम करनी है या अलग अलग करनी है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई वो काफ़ी लंबी होगी, फिर मुझे लगा कि ऐसे बीच में क्वेश्चन के बीच में कराऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बस यहाँ पर यही बताऊंगी कि तीनों लेवल के लिए आपको सेम ही सीडीपी करनी है। ये तीनों लेवल के लिए चल रही हैं अपनी क्लासेज, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो हमारा डिप्राइव्ड, ठीक है, डिप्राइव्ड, और इधर हमारा वंचित, ठीक है। इस वर्ड का क्या मतलब है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन से बच्चे होते हैं, देखिए जिन्हें ना बेसिक नीड भी जिनकी पूरी नहीं हो पा रही, जिनकी जो बेसिक सी ज़रूरतें हैं ना वो भी पूरी नहीं हो पा रही, जैसे खाना है, पीना है, अच्छी लाइफस्टाइल है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी, कपड़ा है, ये सब चीज़ें भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही। हमारी बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान ही तो होती है। तो एक तरीके से वो चीज़ें भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही, तो उन बच्चों को बोलते हैं हम वंचित वर्ग के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से भी रिलेट करके चल सकते हो, गरीबी से रिलेट करके भी चल सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और कई जगह इसको जातीय वर्ग से भी रिलेट करके देखा जाता है, कास्टिज्म से जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त रहेगी। पहला आपका अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है, देखिए बहुत सारी ऐसी शिक्षा हैं जिसमें आपको ना डेली स्कूल आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे लड़कियां हैं, मम्मी रोटी बना रही है तो उसको देख देख के रोटी बनाना सीख लेती है, बर्तन साफ करने सीख लेती है। लड़के हैं, अगर पापा को देख रहे खेतों में काम करते हुए तो धीरे धीरे उनको देख कर ही सीख लेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसी शिक्षा होती है जिनके लिए स्पेशल क्लासेज की जरूरत नहीं होती है, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक हमें वातावरण से प्राप्त हो जाती है। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना वो जीवन भर चलती ही रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने वातावरण से, ठीक है। तो आगे होगी अनौपचारिक शिक्षा कि जिसमें हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें आसपास के वातावरण से ही मिल जाती है। सेकंड है स्पेशल एजुकेशन, यानी कि बिल्कुल विशेष शिक्षा, अलग से हम उनकी क्लासेज लगाएं, अलग से उनको शिक्षा दें। थर्ड है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। समावेशी शिक्षा में मैंने बता रखा आपको पहले भी, कोई भी बच्चा चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ने में कम होशियार है या बहुत ज़्यादा होशियार है, कैसा भी बच्चा है, किसी भी वर्ग से आता है, किसी भी जाति से आता है, ठीक है, किसी भी समुदाय से आता है, सबको अपनी शिक्षा के अंदर क्या है शामिल करना हमारी क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है। फोर्थ है धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन। आप लोगों को पता ही होगा कि सबके अलग अलग धर्मों की अलग अलग शिक्षा होती है। जैसे हिंदू होते हैं उनकी शिक्षा अलग होती है, जो मुस्लिम होते हैं वो अपनी कुरान पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके की शिक्षा होती है ना धर्मों की। तो धार्मिक शिक्षा, तो बताइए कौन सी शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त रहेगी। तो ऐसे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा उपयुक्त रहेगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, किसी भी वर्ग से आता हो, कैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति हो, कैसा भी बच्चा हो, उनको हमें क्या करना है, अपने एजुकेशन में शामिल करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोग का एक और मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगी। फर्स्ट का आंसर तो अपना हो गया समावेशी शिक्षा, ठीक है। इस क्वेश्चन से हटकर मैं क्वेश्चन और कराऊंगी साथ के साथ। एक आपकी होती है समावेशी शिक्षा, एक आपकी होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा जिसको बोलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। अब एक बात बताइए, जो समावेशी शिक्षा होती है ना इसका मतलब क्या होता है, नाम से पता होना चाहिए। सम आवेश यानी कि सब, सम का मतलब बराबर, आवेश यानी क्या ना, यानी कि सबका बराबर, चाहे कोई किसी भी लेवल से आ रहा हो सबको बराबर मानना, सब बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना, उनको कक्षा में बिठाना, पढ़ाना, ठीक है। ये बात हो गया समावेशी शिक्षा का मतलब कि चाहे कोई भी बच्चा है वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी समुदाय से है, शारीरिक रूप से वो चाहे कैसा है, कि भाई चाहे वो विकलांग है या श्रवण दोष है, कैसा भी बच्चा है,
सबको समान शिक्षा हमें देनी है, ठीक है। सम आवेश होना चाहिए, समान आवेश होना चाहिए, सम यानी कि बराबर सबको शिक्षा देनी है बिना भेदभाव की। आई है बात, समझिए। अब यहीं पर मैं बात कर रही हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की, ठीक है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं करवा रही हूँ, बच्चे इसमें गलती करके आए हैं। प्रगतिशील का मतलब नाम से ही पता होना चाहिए, प्रोग्रेस करनी है हमें। किसकी प्रोग्रेस करनी है? बच्चे की प्रोग्रेस करनी है ना आप लोग को। किसकी प्रगति करनी है? बच्चे की प्रगति करनी है। तो ऐसी शिक्षा जो बच्चे की प्रगति में सहायक हो उसको हम बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। और ऐसी शिक्षा क्या करती है? हम बच्चे की प्रगति कब कर सकते हैं? हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से करवाएं, है ना, बच्चे को स्वयं करने के लिए कार्य दें, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा दें बच्चे को, तभी तो बच्चे की प्रगति होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस देखना, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बच्चा क्या है लर्निंग बाय डूइंग से करके सीख रहा है, तो वो कौन सी शिक्षा होगी? तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर समावेशी शिक्षा करके आ गए थे, तो वो रोंग हो गया। वहाँ पर कौन सी होगी? प्रगतिशील शिक्षा। इन दोनों में अंतर देख लेना। समावेशी शिक्षा का मतलब तो मैंने बता दिया, हर एक बच्चे को बिना भेदभाव के अपने स्कूल में एडमिशन दो, कक्षा में बिठाओ, ठीक है। अगर उसको कहीं पर कुछ दिक्कत है उसको वो संसाधन उपलब्ध कराओ, भाई उसको सुनने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है वो संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश करो, ठीक है। वो तो हमारी हो गई समावेशी शिक्षा। और प्रगतिशील शिक्षा में हमें बच्चे की क्या करनी है? प्रगति करनी है। बच्चा आ गया, कक्षा में बैठ गया है, अब उसको ऐसी ऐसी एक्टिविटी करवाओ जिससे बच्चे की प्रगति हो, तो उसको बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में। एक साथ दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देखिए अब अपना करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझाऊंगी। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरिक्शन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोर अवस्था के संबंध में सही नहीं है? बात कहाँ की हो गई है? किशोर अवस्था की, ठीक है, किशोर अवस्था की बात हो रही है। और यहाँ पर ध्यान देना, सही पूछा आपके बार इन्होंने। हर बार ये क्या पूछते थे? नहीं पूछते थे, लेकिन आपके बार क्वेश्चन में थोड़ा इस पर ध्यान देना, सही पूछा आपके बार इन्होंने, ठीक है। तो एडोल्सन एज के बारे में पूछा है और सही पूछा है, कौन सा है। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बताऊँ तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा आपका कि मनोसामाजिक सिद्धांत किन्होंने दिया था? आपका इरिक्सन जी ने दिया था। अब इरिक्सन जी जो थे आपके जर्मनी में पैदा हुए थे और वो बाद में अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पर? अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए थे। तो इन्होंने वहाँ पर मनुष्य को देखा कि जब से मनुष्य पैदा होता है जन्म लेने से मृत्यु तक वो 8 स्टेजेज में होकर गुजरता है। कितनी स्टेजेस दी थी इन्होंने? 8 स्टेजेस दी थी, ठीक है। तो देखिए इसलिए इनकी थ्योरी को है ना लाइफ स्पैन थ्योरी, जिसको जीवन पर्यंत लाइफ स्पैन बोल दो, लाइफ स्पैन या जीवन पर्यंत थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हो, कि पूरे जीवन के बारे में बताया है कि कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है तो वो 8 स्टेजेस से होकर ही गुजरेगा। तो देखिए कैसे इन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगी आप लोगों को ना, आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे फिर। देखिए पहली बात तो इन्होंने एज डिसाइड कर ली। एज तो बहुत ईजी सी है। देखिए पहले छोटा बच्चा है, बिस्तर पर लेटा रहता है, किसी गोदी में जाता है, 0 से 1 साल तक का बच्चा है ना। उसके बाद बच्चा थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर देता है, लेकिन प्ले स्कूल में नहीं जा रहा अभी तक बच्चा, तो 1 से 3 साल का बच्चा। अब बच्चा प्ले स्कूल में जाने लग गया है तो 3 से 6 साल का बच्चा। उसके बाद बच्चा प्राइमरी स्कूल में हो गया है तो 6 से 12 साल का बच्चा, इसी एज में तो होता है। उसके बाद बच्चा क्या है 6 से लेके 12th क्लास तक में हो गया है ना अपर प्राइमरी में, तो 12 से लेके 18 साल तक की एज इन्होंने, ये अलग अलग ग्रुप बांट रही हूँ मैं एज का, ये इस तरीके से इन्होंने ग्रुप बांटे हुए हैं। उसके बाद क्या था, बच्चा कॉलेज वगैरह में हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट अट्रैक्शन हो गया है, इस एज को क्या है लव की एज भी बोला गया, 18 से 35 साल की एज में ना, ठीक है, थोड़ा सा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस टाइप का, या फिर इसको लव एज भी बोल देते हैं ना, इस तरीके से लव एज इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद 35 से लेके 35 से लेके 65 तक की एज होती है। इसमें ये एक अलग एज इन्होंने बता दी। इस एज में क्या होता है शादी वगैरह कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि 35 की ईयर्स की एज में तो शादी नहीं होती, ये अपने इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जिस एटमॉस्फेयर में रहते थे अमेरिका के में वहाँ के अकॉर्डिंग इन्होंने एज को बांटा हुआ है। उसके बाद क्या है इस एज में क्या बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर अपनी वो फैमिली एस्टेब्लिश कर लेता है, फैमिली उसकी बन जाती है। उसके बाद क्या है 65 के बाद तो क्या रिटायरमेंट की एज आ जाती है। अब यहाँ पर ये एज तो आपको हो जाएगी बहुत ईजिली से याद, आप छोटे बच्चों को देख के कर सकते हो कि हाँ ये इसको इस एज में ले लो, इसको इस एज में ले लो। अब मेन दिक्कत आती है इनको नाम याद करने में दिक्कत, तो नाम की मैं बता देती हूँ आपको ट्रिक्स। देखिए अपने गाँव वगैरह में देखा होगा
कहीं पे किसी के भी फंक्शन हो तो क्या होती है, 4-5 लेडीज इकट्ठे होकर ही किसी के घर पे जाती है ना, कि उसको भी बुला लो उसको भी बुला लो। तो ऐसे ही इसकी मैंने ट्रिक्स बनाई है। कैसे, देखो 4 ताई थी, ताई कितनी थी, 4 ताई थी, वो इकट्ठी होकर जा रही थी किसी के फंक्शन में। फिर उन्हें रास्ते में याद आया कि वो तो रह गई, उसको भी बुला लेते हैं। तो वो किसी और लेडीज़ के घर पर जाती हैं, ठीक है, उसको बुलाती हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है जी आई। अब देखो ये बस आपने सुन लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको आ जाएगा समझिए क्या मैं बोल रही हूँ, अभी तक नहीं आ रहा होगा। देखो 4 ताई थी, TAI ऐसे लिख सकते हूँ मैं इसको, TAI। ताई कितनी थी, 4, ठीक है। किसी और को भी बुलाने वो जा रही थी, आवाज़ लगाई उन्होंने उनके गेट पर खड़ी होकर कि तू भी आ जा, हम उधर जा रहे हैं। तो अंदर से आवाज़ आई GI, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया TAI, ताई हो गया। ताई के ऊपर मैंने लिखा है 4, आई के ऊपर मैंने लिखा है 4, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। यानी कि आई को आपको लिखना 4 बार, 1 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4th टाइम, ये भी आई, ठीक है। 4 बार हो गया, बात खत्म। आगे GI बन गया ना अपना, TAI ताई, ताई कितनी, 1 2 3 4, 4 बार आई आया है ना, 1 2 3 4, 4 ताई, ठीक है। बुलाने गई दूसरी को तो अंदर से आवाज़ आई GI। होगी आपकी ट्रिक्स। बस दिन में 2-4 बार यही तो रटते रहना आपको, ताई 4 GI, ताई 4 GI, ऐसे ही तो रटना है, आपको हो जाएगी याद, ठीक है। अब देखिए टी से आपका क्या बनेगा, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। क्या चीज़ है ये, देखिए जो 0 से 1 साल का बच्चा होता है ना, वो अगर किसी पर विश्वास करता है ना, उसी के पास जाता है, जैसे अपने मम्मी पापा या अपने आसपास दादा दादी जिनको जानता है, ठीक है, जिन पर वो विश्वास करता है। अगर कोई अनजान आदमी उसको ले लेगा ना, रोना स्टार्ट कर देगा। मोटा मोटा बता रही हूँ, फटाफट से, डिटेल से तो आपको चैनल पर ही मिलेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल और ट्रिक्स के साथ, फनी ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 1 साल का बच्चा, कि जिस पर वो विश्वास करेगा उसी के पास जाएगा, नहीं तो रोने लग जाएगा। उसके बाद आपकी आई ए से आपकी क्या बनेगी, ऑटोनॉमी, ठीक है। ए से आपकी क्या बनेगी, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम की एज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलो तो स्वायत्ता, ठीक है, स्वायत्ता वर्सेज लज्जा, ठीक है। स्वायत्ता क्या होता है, देखिए जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है ना, स्वायत्ता, स्वयं करने की इच्छा उसकी होती है कि मैं हर काम खुद से करूं। आप 1 से 3 साल के बच्चे को ना, जैसे कोई खाना खा रहा है ना, तो उसको बोलना कि जा बेटा पापा को खाना दे के आओ या दादी को खाना दे के आओ, बच्चा ना भाग भाग कर जाएगा, क्योंकि वो उसको क्या, स्वायत्ता, खुद से करने की इच्छा होती है कि मैं खुद से करूँ हर एक काम। किसी को बोलो कि बेटा जा उसको पानी दे के आओ, ठीक है, भाग भाग कर करेगा छोटा बच्चा, ठीक है। तो ये होती है अपनी स्वायत्ता की एज। उसके बाद आपका इस आई से क्या बनेगा, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, देखो जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है ना, प्ले स्कूल का, हर चीज़ की पहल करता है। हिंदी में इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, हर चीज़ की पहल करता है, हर एक चीज़ को, चाहे उसके आगे कुछ भी खिलौने हैं, कुछ भी पड़ा है, उसको उल्ट पुल्ट के ना उसको देखेगा, उसकी पहल करेगा हर एक चीज़ को जानने की। जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ में पहल करता है, हर चीज़ को जानने में पहल करता है कि क्या चीज़ है, क्यों है, हर चीज़ को तोड़ा फोड़ी उल्टा पुल्टी इस तरीके की पहल करता है वो, है ना, जानने की कोशिश करता है। तो ये आपका हो गया इनिशिएटिव। अभी यहाँ पर सिर्फ सुन लो, बाकी आप चैनल से देखोगे। उसके बाद जो आपकी एज होगी 6 से जो 12 साल की एज होगी, तो देखिए इस एज का नाम हमारा क्या होता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी, ठीक है, यानी कि परिश्रम या फिर हीनता। देखिए जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है ना, वो परिश्रम करना स्टार्ट कर देता है, स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसको काम भी मिलता है, वो करता भी है, मेहनत करता है ना, वो होमवर्क वगैरह अब करना स्टार्ट कर देता है। अब तक तो उसने क्या किया है, इस एज तक तो मज़े ही मज़े किए हैं। अब भाई वो परिश्रम करने की उसकी एज आ गई है, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में हो गया है, ठीक है। तो परिश्रम वहाँ पर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, परिश्रम। उसके बाद अपनी आई है 12 से 18 साल की एज, ठीक है। 12 से 18 साल की एज ही हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। इसके आगे भी मैंने आई लिखा है। इस आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, अपनी पहचान ढूंढना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो जो 12 से 18 साल का बच्चा होता है ना, वो अपनी पहचान ढूंढता है, अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, और इसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया सर्कल। उसके बाद आई अपनी 18 से 35 साल की, इसके आगे भी मैंने आई लिख दिया। इस आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब है यहाँ पर इंटीमेसी। इस आई का मतलब हमारा होता है इंटीमेसी। इंटीमेसी यानी कि हम किसी से इंटीमेट होते हैं, घनिष्ठता हमारी हो जाती है, ठीक है, हम किसी के क्लोज यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं 18 से 35 की एज में, ठीक है। उसके बाद आया हमारा जी। जी से हमारा क्या बना अपना, जी से जेनरेटी। जेनरेटी या हिंदी में बोल दूँ जननात्मकता, ठीक है। इसमें भाई वही बात है, थोड़ा सा जेनरेटी हो जाती है, बच्चे वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, जननात्मकता इसमें हो जाती है, जनन हो जाता है बच्चों का।
उसके बाद की जो एज है ये हमारी आई का मतलब क्या है यहाँ पर, इंटीग्रिटी यानी कि संपूर्णता। अब आप इंटीग्रेट हो गए, आप अपने जीवन में संपूर्ण हो गए, जो आपने करना था वो कर लिया, नहीं करना था वो भी ठीक है, जो होना था हो गया ज़िंदगी में, तो अब यहाँ पर आप क्या हो गए, संपूर्ण हो गए हो। तो इस तरीके से किसी भी मनुष्य की क्या है, ज़िंदगी चलती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में, ट्रिक्स भी मैंने बता दी है। ताई 4 GI, ठीक है, इसको आप रट लेना, दिन में के 2-3 बार रटते रहना, ऑटोमेटिक आपको इरेक्शन की थ्योरी की जो वे है ना स्टेजेज याद, वरना नहीं 8 स्टेजेज ना हम उल्टा पुल्टी कर देते हैं, आगे पीछे भूल जाते हैं, ठीक है। और बाकी मैं तो यही कहूँगी, एक बार चैनल पर जरूर जाके देख लेना। मैंने एक और इसके अलावा भी एक और ट्रिक्स बताई है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए भी मैंने एक अलग से ट्रिक्स बनाई है इसकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया, डीप हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन है, क्या कहता है कि जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था कितनी एज में माना इरिक्सन जी ने, 12 से 18 साल की एज माना है ना। और 12 से 18 साल की जो एज है वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी बेस होती है ना। हम खुद के बारे में पहचान करते हैं, हम कौन है, क्या है, क्यों है, ठीक है, इस तरीके की। तो उसके बारे में हमें बताना है कि क्या वो चीज़ ठीक है। देखिए जो बच्चा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, पॉजिटिव वे है। अहम पहचान, खुद की पहचान है ना, 12 से 18 साल का बच्चा खुद की पहचान में लग जाता है ना, तो क्या वो ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव वे में है, ये धनात्मक पहलू है, ठीक है। सेकंड आपका जो अहम पहचान है वो ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, नेगेटिव है, नहीं। थर्ड आपका अहम पहचान एक तटस्थ है, न्यूट्रल है, बिल्कुल ही ना अच्छा ना बुरा, नहीं, बल्कि इरिक्सन जी ने इसे क्या पॉजिटिव वे में ही माना है। फोर्थ कहता है आपका अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है, तो बिल्कुल रॉन्ग है, मानो तो है। अभी तो हमने बात की है कि अहम पहचान हमारा आता है 12 से 18 साल की एज में है ना, उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है आइडेंटिटी एज, तो ये पहलू तो है। तो इसका जो सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का आपका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा अब तो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेकंड भी इजी था, लेकिन मुझे लगा कि यहीं पर मैं थ्योरी भी आपको करा देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कई बार आती है तो इसलिए थोड़ा डीप हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक सृजनशील बालक है, ठीक है, क्रिएटिव बच्चा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती। अब यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना आप लोगों को। देखिए कोई भी जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसके अंदर अब सारी चिंतन होगा, बिल्कुल होगा। पता होगा आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कि एक ही चीज़ को अलग अलग पहलुओं से देखना, किसी भी एक चीज़ के लिए बहुत सारे आंसर ढूंढना, बहुत सारे विचार आना, है ना। एक होती है आपकी अपसारी चिंतन, एक होती है आपकी अभिसारी, है ना। अभिसारी तो रटी रटाई जो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अभिसारी चिंतन में। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो आपको डेट रटनी है, उसमें आप क्या सोचोगे, कुछ भी नहीं सोच पाओगे। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है, आपको सोचना समझना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ता है, ठीक है। एक ही चीज़ के आप बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लूँ, बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता ना कि मान लो अगर आप बादल होते तो आप क्या करते, तो सबका एक आंसर थोड़ी आएगा, सबके अलग अलग अपने ओपिनियन होंगे कि मैं बादल होता तो ऐसा करता, मैं बादल होता तो ऐसे करता, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अपसारी चिंतन, जहाँ पर एक रटा रटाया आंसर ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिएटिव बच्चे के लिए अपसारी चिंतन का होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा भी होनी चाहिए उसके अंदर, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, बिल्कुल जिज्ञासा होनी चाहिए। उच्च कल्पनाएं, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को इमेजिन कर सके, तभी तो कुछ क्रिएटिव बना पाएगा। फोर्थ आपका परंपरागत विचार, नहीं ये नहीं होना चाहिए। परंपरागत विचार आप लोगों को पता होगा, कन्वेंशनल थॉट्स, जो पहले से चला आ रहा है उन्हीं को यूं का यूं रखना, है ना। परंपरागत विचार कौन से होते हैं, जो पहले से चला आ रहा है ना आपका पुराने टाइम से, उन्हीं चीज़ों को दोहराना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, पॉजिटिव प्रभाव नहीं डालती, नहीं आ गया है अब यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो सामाजिकरण की प्रक्रिया पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो देखिए सामाजिकरण का आप लोगों को पता होगा कि सामाजिकरण क्या होता है। देखिए हर इंसान जिस समाज में रहता है ना, वहाँ के कुछ अपने रूल रेगुलेशन नहीं होते, अगर मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलूँ तो। और जैसे मूल्य होते हैं, सबके अपनी वैल्यूज होती हैं, तो सबके अपने रूल रेगुलेशन जो भी कुछ बना हुआ होता है उस समाज में,
उनको सीखना ये हमारा सामाजिकरण होता है। ठीक है, तो ये बताना है उस चीज़ पर कौन सा पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। तो पहला आपके पास ऑप्शन आता है सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। देखिए ऐसा हमें व्यवहार करना है जो सोशली अप्रूव्ड हो, जिसको हमारा समाज मानता हो, बिल्कुल ये तो ठीक है। सेकंड, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल, बिल्कुल ऐसे रोल निभाना जिसको समाज में मान्यता है, मतलब जिसको समाज मानता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। ठीक है। थर्ड है सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड। अभिव्यक्ति का मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में बताया था कि अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं, एक तरीके से नज़रिया बोलते हैं ना, हर किसी का देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो नज़रिया। तो सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास बिल्कुल ठीक है, जिस समाज में हम रहते हैं हमारा नज़रिया उसी तरीके का होता है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि हर किसी का क्या है, अपना अपना माहौल होता है, तो जिस माहौल में कोई भी इंसान रहता है उसका वैसा ही नज़रिया बन जाता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में शॉर्ट ड्रेस पहनना एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर इसको क्या है गलत वे में देखा जाता है कि भाई नहीं इसने तो बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना देखने का क्या है नज़रिया होता है ये, तो उस चीज़ को बोलते हैं। तो जिस समाज में हम रहते हैं हमारा नज़रिया वैसा ही होता है। फोर्थ आपका है सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास। अब इसको पूर्वाग्रह को देखो क्या है, तोड़ू में इसको क्या बन गया, पूर्व प्लस में आग्रह, ऐसे बन गया ना। इसका क्या मतलब हुआ, हम किसी की ना स्थिति परिस्थिति उसकी कंडीशन को देखे बिना ना पहले ही क्या कर देते हैं, आग्रह कर देते हैं, पहले ही हम अपनी बात रख देते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले, आग्रह यानी कि अपनी बात वैसे ही रख देते हैं, हमने उसकी कंडीशन का नहीं पता। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं किसी दूसरे की कंडीशन नहीं देखते, उसके उस टाइम की सिचुएशन नहीं देखते, और पहले से ही अपना क्या है पूर्वाग्रह देने लग जाते हैं, अपनी पहले से ही बात रखने लग जाते हैं, पहले ही सोशल प्रिजस्टिस करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो गलत है, बल्कि हमने उसकी जो कंडीशन थी वो भी नहीं देखी, पहले से अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव पहलू है ना। तो ये फोर्थ तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी तरीके का अगर कुछ काम कर रहा है कुछ, तो हमें उसकी कंडीशन को पहले देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपका फोर्थ आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्थ आंसर आपका सही नहीं होगा, तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, मेरे ख्याल से हर पेपर में आ रहा, हर पेपर में इसको समझा रही हूँ। वाइगोत्स्की वाला, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी बोलते हैं ना, जेडपीडी। वो क्या बताता है, क्या रेफर करता है। ठीक है, जेडपीडी हमने कितनी बार पढ़ लिया, क्या कहता है जेडपीडी। देखिए वाइगोत्स्की जी ने क्या कह रखा है कि एक बच्चा है, उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट इतनी है, ठीक है, लेकिन भाई उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो कर सकता है, अगर उसको हो ना अच्छी गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, तो वो यहाँ तक जा सकता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ तक हो सकता है, लेकिन अभी है वो यहाँ पर। ठीक है, तो उसको कोई भी गाइड करे, कोई भी हो, चाहे उसमें टीचर हो या कोई उससे ज़्यादा जानकार हो, वो उसको गाइड करे तो वो यहाँ तक, यहाँ इस लेवल से लेके यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये तो इसका एक्चुअल लेवल था, ये इसका पोटेंशियल यानी कि उसके अंदर एनर्जी है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो यहाँ तक पहुँच सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो बीच का जो आपका एरिया बन गया ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम जेडपीडी। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें क्या कहता है कि कोई भी आपको कुछ गाइड करने वाला होना चाहिए, आप उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। सेकंड आपका बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता है। थर्ड है आपका बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। फोर्थ आपका बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर है ना ये क्वेश्चन है ना, आपको खुद की समझ से नहीं सोचना है, आपको वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, कि वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा था। फर्स्ट ऑप्शन जैसे आपका है बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है। देखिए वाइगोत्स्की जी ने ये कहा था कि बच्चा जो कर रहा है, वाइगोत्स्की जी की थ्योरी बोल रही हूँ मैं, कि जो बच्चा अभी जिस सिचुएशन पर है उसको और भी हाई कर सकता है अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बात गाइडेंस की नहीं है, तो ये नहीं होगा। सेकंड, बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता है, ये भी इन्होंने बात नहीं कही।
थर्ड इन्होंने बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। हाँ, ये बात इन्होंने कही थी कि बच्चे को अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन मिल जाए तो वो और अच्छा कर सकता है, अगर उसको गाइड मिल जाए तो। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या नहीं कर सकता, नहीं की तो बात नहीं की उन्होंने कहा था कि मिल जाए ज्ञानी व्यक्ति तो और अच्छा कर सकता है, ठीक है, उसके नेतृत्व में वो क्या कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या खुद के अकॉर्डिंग ना सोचिए, क्योंकि मोस्टली तो हम तो यही सोचेंगे ना कि बच्चा का स्वतंत्र रूप से कुछ करे, लेकिन यहाँ पर हमें वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग सोचना है कि वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा था, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जितना वो चाहता है कि भाई मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूँगी वैसा करूँगा, वैसा वो नहीं कर पाता है, तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को ना थोड़े से ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक, फॉर्मेटिव, ये तो मैंने बहुत बार करवा रखा ना, FA क्या होता है एक तरीके से देखते समझ में आना चाहिए। यूनिट टेस्ट जो आपके होते हैं, टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया समझाया, 2 चैप्टर करवाए, फिर उनका क्या ले लिया, यूनिट टेस्ट, ठीक है, वो होता है आपका FA। आप देखिए निदानात्मक, डायग्नोस्टिक जिसको बोलते हैं, जो आपका निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, इसमें क्या होता है, देखिए हम बच्चे की, ये पहला स्टेप ही लगा लो, हम सिर्फ बच्चे की कमजोरियों या अच्छाइयों का इसमें पता लगाते हैं। बच्चे के अंदर कोई स्किल है, क्षमता है, उसका भी हम पता लगाते हैं। बच्चे के अंदर कोई कमजोरी है, उसका भी हम पता लगाते हैं। सिर्फ पता लगाते हैं, कारण पता करते हैं कि बच्चा क्या है, कोई भी चीज़ अचीव क्यों नहीं कर पाता है, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं निदानात्मक। अगर हम कारण पता कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं निदानात्मक, और पता लगाने के बाद उन कमियों को दूर करते हैं, ठीक है, दूर करने को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक। आइए बात समझिए, निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों चीज़ों में समझ में आया। निदानात्मक में सिर्फ हमें क्या करना, बच्चे की कमजोरियों का पता करना है, उसकी क्षमता का पता करना है, उनकी कमजोरियों का, दोनों चीज़ों को पता करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं निदानात्मक। सिर्फ पता करो, फर्स्ट स्टेप है पता करो। उसके बाद अब भाई पता करके फ़ायदा है क्या, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे या उनका उपचार नहीं करेंगे, तो उपचार जो करने का बोलेंगे ना, रिमीडियल, ठीक है, उन कमियों को दूर करना, वो हमारा आएगा उपचारात्मक में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आगे ही हो गया आपको बात समझ में। रचनात्मक में आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कई बार बता रखा है, जो आपके कोई भी जो टीचर है वो कोई भी यूनिट करवाता है, उसके बाद क्या करता है, उसकी जांच करता है कि बच्चे को समझ में आई है या नहीं आई है, तो उसको बोलते हैं रचनात्मक। और रचनात्मक में ना एक वर्ड और लिखा हुआ मिलता है आपको, फीडबैक देता है इसमें टीचर, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पे रचनात्मक की बात हो रही है, ठीक है। और योगात्मक में आपको पता होगा, जो फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं, और फाइनल टर्म एग्जाम में हमेशा ना क्राइटेरिया निर्धारित होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। जहाँ पे क्राइटेरिया की बात हो रखी हो ना, क्राइटेरिया की जहाँ पर बात हो रखी हो, वहाँ पर हमारा क्या होता है, अपना ये समेटिव है ना, योगात्मक, जो फाइनल टर्म एग्जाम जिनको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से चारों बात आपको आई होंगी समझिए, रचनात्मक, यूनिट टेस्ट, निदानात्मक, बच्चे की अच्छाइयों बुराइयों का कारण का पता करो, उपचारात्मक, कारण पता कर लिया, अब उनको दूर भी कर दो। योगात्मक क्या होता है, जो आपके फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं। और मैंने कुछ कुछ शब्द बताए हैं, ये शब्द जहाँ पर आते हैं आप समझ जाना कि ये वाला आकलन है, ये वाला आकलन है, ठीक है। जैसे योगात्मक का मैंने बता दिया कि क्राइटेरिया मोस्टली लिखा हुआ मिलता है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, लेकिन 90 to 95% क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है इसमें, ठीक है। रचनात्मक में मैंने बता दिया फीडबैक देना होता है बच्चे को, ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो इसका जो 6 का जो आंसर होगा कि कोई बच्चा है वो अच्छी अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसका हमें क्या करना है, पता करना है, कारण पता करना है सिर्फ, उसके आगे इन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये कौन सा अपना निदानात्मक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको दोबारा रिपीट करा दूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो, ठीक है। इंक्लूजन इज नॉट कन्फर्म टू द डिसेबल्ड, बट इट ऑल्सो मीन्स नो एक्सक्लूशन ऑफ एनी चाइल्ड। दिस मीनिंग ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन हैज़ बीन क्लेरिफाइड बाय, देखिए ये बात है ना हमारी NCF 2005 में कही गई है, ये रही ना NCF 2005 में इस बात का जिक्र किया गया है समावेशन का, कि कोई भी बच्चा है, सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप की हम यहाँ पर बात नहीं करें, कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी, उसको हमें क्या करना है, शिक्षा देनी है, किसी भी बच्चे का हमें बहिष्कार नहीं करना है। तो NCF 2005 की बात है, ठीक है। तो NCF 2005 पे आप चैनल पर देख सकते हैं, वो भी डिस्क्राइब मैंने कर रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
आप लोग को पता होगा विच टाइप ऑफ चेंजेस ओकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ है क्या, एक छोटा शब्द है, संकुचित शब्द है, और डेवलपमेंट क्या है, एक व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है। वृद्धि को हम सिर्फ हमारे जो शरीर में चेंजमेंट होती है ना, हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है, उससे रिलेट करके चलते हैं। जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं ना, उससे रिलेट करके हम वृद्धि को लेके चलते हैं। लेकिन विकास में हमारे सारे पक्ष निहित होते हैं, चाहे हमारा संज्ञानात्मक विकास ले लो, सामाजिक विकास ले लो, हर तरीके का जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, वो हमारा विकास के अंदर निहित होता है। चाहे हमारा जो मेंटली हमारा डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है, वो भी सब इसके अंदर आता है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, वृद्धि विकास में किस प्रकार के परिवर्तन निहित हैं। शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारी वृद्धि होती है, हमारी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है, तो चेंज होता ही होता है हमारे शरीर में। सेकंड, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, बिल्कुल प्रोपोर्शन में भी फ़र्क हो जाता है। देखिए आप ना कभी छोटे बच्चे को देखना, उसका ना जो ऊपर का जो सिर होता है ना, वो बड़ा बड़ा सा लगता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, वो उसका आकार क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। पहले उसका प्रोपोर्शन अनुपात क्या था, ज़्यादा था, फिर वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद अपनी पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा छोटा होता चला जाता है। तो शरीर के अनुपात में परिवर्तन बिल्कुल होता है। पहले अलग अनुपात था, फिर उसके बाद अलग हो जाता है। उसके बाद थर्ड देखिए, पुराने लक्षणों का विलोपन, बिल्कुल होता है। एक बात बताइए, क्या आपके दूध के दांत अभी तक हैं? नहीं है ना, टूट चुके हैं वो। तो जो आपके पुराने लक्षण थे वो भी लुप्त हो गए ना, ठीक है। जो आपके ओल्ड फीचर्स थे वे भी डिसअपेयर हो गए। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण बिल्कुल होता है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, नए नए चेंजेस हुए होंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आप छोटे थे, धीरे धीरे आपकी हाइट वगैरह भी बढ़ी है, ठीक है। हार्मोनिकल चेंज हुए हैं। लड़कों में अलग तरीके के चेंज होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछें वगैरह आना। लड़कियों में भी शरीर के हिसाब से अलग चेंजेस होते हैं। तो वो सब नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण ही तो है, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, ठीक है। तो ये तो चारों ही ठीक आपके वृद्धि एवं विकास के संबंध में। तो आपका 8th का आंसर हो जाएगा 4th। और जो वृद्धि एवं विकास है ना, ये भी पूरा डिटेल्स चैनल पर है, आप इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग, ठीक है। नहीं की बात हो गई है, पॉजिटिव बात नहीं मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव बात मिलेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभिप्रेरणा के संबंध में क्या ठीक नहीं है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण बनाती है। मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर। क्षीण का मतलब क्या, कमज़ोर बनाती है। अगर हमें कोई मोटिवेशन देगा कि बेटा ऐसे कर दे, तेरे को ये एचटेट क्लियर करना ही करना है, मोटिवेट करेगा, तो इससे आप क्या करना बंद कर दोगे, क्षीण हो जाओगे, वो आपको कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है, बल्कि इससे तो मोटिवेट हो जाओगे आप कि नहीं अब तो मुझे करना ही करना, और आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, क्षीण नहीं हो जाओगे आप, है ना। तो ये तो फर्स्ट तो आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। मोटिवेशन प्रोवाइड डेफिनेट डायरेक्शन टू लर्निंग बिहेवियर। बिल्कुल, देखिए हमें जिस टाइप की मोटिवेशन दी जाती है ना, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप ना प्लीज़ एस्टेट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो आप मोटिवेट हो गए, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन मिलेगी ना एक तरीके से। तो अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है, बिल्कुल, ठीक है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाता है, बिल्कुल। अब फिर मैं आपको मोटिवेट कर दूंगी ना कि हाँ एस्टेट आपको इसलिए क्लियर करना, आप बिल्कुल मोटिवेट हो जाओगे, एक्टिव होकर आप काम करना शुरू कर दोगे कि नहीं अब तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। फोर्थ आपका, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव, बिल्कुल। देखिए मान लीजिए मैंने आपको ऐसी मोटिवेशन दी, अभी मैंने बताया कि आपको ये वाला टेस्ट क्लियर करना ही करना है, तो आपको क्या है एक तरीके से आप सिलेक्टिव हो गए ना कि अच्छा मुझे ये वाला टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद मुझे टीचर बनना है, ठीक है। आपने चयन कर लिया ना, सिलेक्टिव हो गए ना आप। तो अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्या चयनात्मक बनाती है, तो ये भी ठीक है। तो जो आपका आंसर था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर पॉजिटिव प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव प्रभाव डालता है एक तरीके से। तो 9th का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कोलबर्ग जी का। ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ। अब पीछे ना मैंने 6 क्लास ले ली ना एचटेट के क्वेश्चन पेपर की, हर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना, हर एक में आया हुआ मिलेगा, ठीक है। और मैंने इतनी बार बोला है कि ये कोलबर्ग का तो आप लोग चैनल पर जाकर डिटेल से कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग पूछेंगे, वो एस्टेट वाले अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे, कैसे भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन को।
लेकिन आप उसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन आपका। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। देखिए मैंने बताया है नैतिक विकास सिद्धांत है ना, अपने प्याजे जी ने भी दिया था और कोलबर्ग जी ने भी दिया था, लेकिन प्याजे जी का ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, कोलबर्ग का ज़्यादा फेमस हो गया। कोलबर्ग जी ने क्या कहा था कि देखो नैतिकता तो आपको पता होगी क्या होती है, मोरलिटी भी, कोई चीज़ ठीक है या गलत है उस चीज़ का पता लगाना, उस चीज़ का निर्णय लेना, सही और गलत का फैसला करना, वही हमारी नैतिकता होती है ना। तो कोलबर्ग जी ने क्या कहा कि 4 साल तक तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या ठीक है क्या गलत है। उसके बाद जो 4 से 10 साल का बच्चा था उसको उन्होंने एक अलग कैटेगरी में रखा। फिर 10 से 13 साल का बच्चा उसको अलग कैटेगरी में, कि ये बच्चे अलग तरीके की नैतिकता करते हैं, ये बच्चे अलग तरीके की। फिर जो 13+ का जो बच्चा था है ना, इनका नाम इन्होंने रख दिया था इस वाली जो इस एज ग्रुप की जो नैतिकता थी, तो इसका इन्होंने नाम इधर रख दिया था परी कन्वेंशनल स्टेज है ना, पूर्व परंपरागत अवस्था, इसका इन्होंने रखा था कन्वेंशनल। सेकंड का इन्होंने रखा था कन्वेंशनल परंपरागत, और थर्ड का इन्होंने रखा था पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत अवस्था है ना। फिर आगे इनके भी क्या किए थे, 2-2 हिस्से कर दिए थे इन स्टेजेस के भी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम मोटे तौर पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्योंकि ये मैंने कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, हर वीडियो में आ चुका है। ठीक है, और आप डिटेल्स थे इसको चैनल पर ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हर बार आ रहे हैं ना इसमें से क्वेश्चन, और आप हर बार है ना पीछे वाले क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, जो मैंने 5-6 क्लासेज ले ली ना, एक ही क्वेश्चन को, एक ही कोलबर्ग की थ्योरी को उन्होंने देखो हर बार कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा के रखा है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो कैसे भी घुमा लेने दो क्वेश्चन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से आंसर दे के आओगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमने बताया था इसको 4 से 10 साल में बांट लिया था, 10 से 13 में, और 13+ की ये एज ध्यान में रखना, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि इतने साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। पहला है आपका अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, गुड बॉय गुड गर्ल। देखिए ये गुड बॉय और गुड गर्ल जो बनना होता है ना 10 से 13 साल की एज में होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या सोचता है कि जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं ना उसकी नज़रों में अच्छा बन के रहें, ताकि वो मुझे अच्छा बच्चा बोले कि ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेकंड स्टेज में, परंपरागत अवस्था में, कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, यानी कि सेकंड लेवल पे। ठीक है, ये ऐसे ना फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड थी, और ये हमारी लास्ट वाली क्या थी, थर्ड। ऐसे ही तो होते हैं ना 1 2 3। ठीक है, तो देखिए अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध इनका मैच करना में ये कौन सी स्टेज में है हमारे 10 से 13 साल, यानी कि सेकंड ये ना सेकंड, इस पर हमने मैच कर दिया। ठीक है, यानी कि ए का हमारा होएगा सेकंड, कौन से में है ए का सेकंड, या तो थर्ड ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट और सेकंड तो कट गए। ठीक है, यहीं से अगला देखते हैं व्यक्तिवाद एवं विनिमय, इंडिविजुअल्स एंड एक्सचेंज। मैंने बताया इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाद एवं विनिमय क्या होता है कि बच्चे में अदला बदली का भाव होता है, जैसा तू करेगा ना वैसा ही मैं करूंगा। मैंने कितनी बार बता लिया कि अगर तू मेरा पेन तोड़ेगा तो मैं भी तेरा पेन जरूर तोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरा तोड़ा है, तूने मेरे पेंसिल क्यों तोड़ी, मैं भी तोड़ूंगा तेरी। ठीक है, अदला बदली का भाव होता है इसमें बच्चे में। तो ये कौन सी स्टेज में आता है, 4 से 10 साल का बच्चा। आपने देखा होगा ना जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, वे ऐसी हरकत करते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, तूने मेरा ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में तो है 4 से 10 साल की एज। तो हमारा जो बी पोर्शन है उसमें हमारी आएगी, बी वाले में हमारी आएगी फर्स्ट स्टेज, तो बी वाले में फर्स्ट स्टेज है हमारी फोर्थ वाले में। ठीक है, थर्ड वाला भी कट गया, क्योंकि बी का यहाँ पे तो थर्ड दे रखा है, ये रहा, ये तो रॉन्ग हो गया। बी का हमारा आंसर है फर्स्ट स्टेज, बी का हमारा आंसर ये रही फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो ये फोर्थ वैसे इसका आंसर, फिर भी हम आगे भी मैच कर लेते हैं इसको। आगे देखिए आगे क्या कहता है, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंध एवं सामाजिकता के बारे में तो हमारा देखो 13+ के बच्चे को ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा 13+ का ही, या फिर व्यक्तिगत अधिकार की ये मेरे राइट हैं, ठीक है, मेरे अधिकार ये हैं, ये तो जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तभी पता चलता है, तो 13+। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि थर्ड स्टेज में ये आएगा। तो देखिए सी का हमारा थर्ड स्टेज हो जाएगा। सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता होगा क्या कहता है कि जो चीज़ ठीक है ना उसी पर डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे महात्मा वगैरह नहीं होते हैं, ये आते हैं अपने इसमें यूनिवर्सल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने भी रखा चैनल पर कि बहुत कम आदमी यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो कर पाते हैं, कि जो चीज़ ठीक है ना उस पर ही डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कुछ भी सजा मिले, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये भी हमारा 13+ की ही एज में आता है। ठीक है, तो ए का हमारा था सेकंड स्टेज का, ठीक है,
बी का हमारा था फर्स्ट स्टेज का, ठीक है ये रहा। सी का हमारा थर्ड स्टेज, फोर्थ भी हमारी थर्ड, देखो थर्ड थर्ड हो गई ना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है, फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप खुद से इसको रिपीट करके देखना, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो में दोबारा रिपीट करके देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप क्या करना, कॉपी पेन पे ना खुद से ये वाला एक साइड के लिख लेना, ये वाले इधर के मैचिंग के लिए एक साइड के लिख लेना, इस साइड के लिख लेना। आप खुद से मैच करोगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं। व्हेन द लर्नर लर्न ए टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिजायर और पर्पस देन इट इज कॉल्ड। बताइए, कई बार हो चुका है ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के, है ना, क्वेश्चन सेम नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका आंसर कितनी बार आ चुका है। देखिए, पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं, एवराम सीखना, यानी कि मास लर्निंग। मास का मैंने मतलब बताया था, जहाँ पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो ना उसको एक मास बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हो। ठीक है, अब यहाँ पर मास पीपल में नहीं आ रहा, लोगों के लिए नहीं आ रहा, मास लर्निंग यानी कि बहुत ज़्यादा लर्निंग हमें करनी है। जैसे पेपर से एक हफ्ता पहले 10 दिन आप पूरे सिलेबस को लेके बैठ जाते हो, है ना, कि मैं तो ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस मैं 10 दिन में कवर कर दूंगा, एक दिन में 10-10 चैप्टर कर दूंगा। तो वो क्या है, मास लर्निंग, ये भी करना वो भी करना, बहुत ज़्यादा करना एक दिन में, ठीक है, बिना रेस्ट के करना। तो होती है आपकी एविराम सीखना। सेकंड आपकी पूर्ण सीखना, होल लर्निंग। होल लर्निंग मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम टुकड़ों में नहीं सीख सकते, इकट्ठा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको स्विमिंग का मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप तैरना सीख रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आप पहले थोड़ा सा तैरने के लिए आपको पानी में उतरना बताएंगे एक दिन कि बेटा आज आप थोड़ा सा पानी में उतरो, आज थोड़ा सा ऐसे हाथों को घुमाओ, नहीं। स्विमिंग में क्या होता है, सीधा बताएंगे बेटा ऐसे पानी में उतरो, ऐसे हाथों को पैरों को आपको मारना है। ठीक है, ये तो बताते हैं, तो पूर्ण सीखना होता है। ठीक है, होल लर्निंग एक ही बारी में सिखा देते हैं आपको। ये होती है थोड़ी जो छोटी चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए, यानी कि जिसमें हमें थोड़ा कम वो करना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, एक ही बारे में वो हो जाता है इजीली। ठीक है, बाकी कमियों को हम धीरे धीरे दूर करते रहते हैं बच्चों की। थर्ड हमारा अंश सीखना, नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, पार्ट लर्निंग, पार्ट कर करके सीखना, आपको छोटे छोटे टुकड़े करके सीखना है। देखो, ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी कठिन है, मुश्किल है, उसको हम एक बारी में नहीं सीख सकते। ठीक है, ना ही हमारी समझ में आएगा। अगर हम बहुत मुश्किल चीज़ है उसको हम एक बार में सीख ही नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको पूरी सीडीपी एक दिन में करवाने लग जाऊँ तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में अगर मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे एक दिन में मैंने एक सिद्धांत आपको सिखा दिया, अगले दिन एक सिद्धांत सिखा दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टुकड़ों में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो होता है अंश सीखना। फोर्थ आपका प्रासंगिक यानी कि इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल नाम से आपको पता लग रहा होगा, प्रासंगिक सीखना बोल दे, आकस्मिक भी मैंने बताया था ना, आकस्मिक भी सीखना बोलते हैं इसको, कहीं पर आकस्मिक भी आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। अचानक से सीख लोगे, आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, बच्चे हैं घर में अपनी मम्मी को देख रहे खाना बनाते हुए, बच्चे अपने आप देख रहे कैसे सब्जी काटनी है, काट रही है मम्मी, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें अपने वातावरण से वो ऑटोमेटिक बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके आकस्मिक लर्निंग, अचानक से सीखना। तो जो नॉर्मल जो हमारी डेली यूज की चीज़ें हैं ना, वो हम इंसिडेंटल लर्निंग से ही सीखते हैं, प्रासंगिक सीखने से ही सीखते हैं, उसके लिए हमें कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ठीक है, तो जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के अपने आप ही सीख लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रासंगिक सीखना कहते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग, है ना। अभी तो मैंने बताया, इसमें उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, फिर भी वो देखता रहता है तो ऑटोमेटिक उसको आ जाता है वो चीज़, ना ही उसका कोई मेन उद्देश्य होता है, अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है, तो जो आपका 11th है इसका आंसर क्या होगा, आपका फोर्थ आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आपको एस्टेट क्लियर करना है तो आप अपने कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन वही आने हैं लेकिन उनकी मर्जी है कि वो कैसे भी घुमा फिरा के दे दें। ठीक है ना, तो एस्टेट के लिए आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन एक आधा वर्ड है ना इसमें ऐसा है कि जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही है। बहुत बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, पहली बात, जैविक अभिप्रेरक मैंने बता रखे हैं, मुख्य तौर पर दो तरीके के अभिप्रेरक होते हैं, एक जैविक एक कृत्रिम। ठीक है, बाकी और भी होते हैं लेकिन मैं सामान्य तौर पर बोल रही हूँ, सामान्य तौर पर दो ही माने गए हैं, एक तो जैविक और एक हमारे क्या होते हैं, कृत्रिम। जैविक हमारे वे होते हैं जैसे जो हमारे नेचुरल होते हैं, भूख, नींद,
ठीक है, ये सब कुछ आपको प्यास लगेगी, जो आपकी कामुकता वगैरह, ये सब हमारे किस में आते हैं, जैविक अभिप्रेरक में आते हैं। कृत्रिम वो होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि देखो जैविक के तो ऐसे हैं जिसके बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है, वो नेचुरल है, वो होगा ही होगा। लेकिन कृत्रिम ऐसा है कि इसके बिना आप जिंदा रह सकते हो। जैसे मान लीजिए कृत्रिम वे अभिप्रेरक हैं जो, मान लीजिए आपको क्या है, नौकरी पानी है, नौकरी क्यों पानी है, आपको अच्छा स्टेटस दिखाना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी आती हैं कृत्रिम में, आर्टिफिशियल में। और जैविक ऐसे होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, वो सब में होती है वो चीज़, ठीक है। भूख ऐसा नहीं है कि मनुष्य को लगती है, जानवरों को भी तो लगती है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हर प्रकृति की हर चीज़ में होता है, जो जीवित चीज़ है ना, सबके लिए ज़रूरी है, वो जैविक होते हैं हमारे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में कि जैविक जो होते हैं अभिप्रेरक वो कौन से होते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने बता दिया, भूख, नींद और ये आपकी कामुकता वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसके बारे में नहीं पूछा हुआ कि जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। देखिए फटाफट से देखते हैं। वे सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दे आर यूनिवर्सल। एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के लोगों को भूख लगती है, क्या दूसरे देशों के आदमियों को भूख नहीं लगती? सबको लगती है। आप पूरी धरती पे कहीं पे चले जाओ, जो भी जीवित होगा उसको भूख लगेगी। तो ये तो यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, सबको भूख प्यास वगैरह लगती है। तो ये सार्वभौमिक हो गए। वे जन्मजात होते हैं, बिल्कुल, इनको हम खुद से अर्जित नहीं करते, ये खुद से ही हमें नेचर ने दिए हुए होते हैं, तो ये जन्मजात भी होते हैं। सेकंड भी ठीक है। दे आर इनबोर्न। थर्ड है, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल। अगर ये जो जैविक अभिप्रेरक हैं, अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो हम मर सकते हैं। जैसे आप कितने दिन प्यासे रह सकते हो, कितने दिन भूखे रह सकते हो, तो ये क्या है, ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अब अपना देखते हैं फोर्थ। देखिए जो आपका ये फोर्थ है, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। दे आर नॉट रिलेटेड विद होम्योस्टेटिस इन द इंडिविजुअल। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है, समस्थिति का मतलब क्या होता है? देखिए जो हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो इंटरनली हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक तरीके से बैलेंस रहना चाहिए। हमारी जो शरीर की प्रणाली है वो क्या बैलेंस रहनी चाहिए। अब आपको आएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में। कैसे? मान लीजिए एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, कोई भी इंसान है, उसका नॉर्मली टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इस 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, हमें बुखार हो जाएगा, है ना, हमारा शरीर क्या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी भी इंसान को जिंदा रहना है तो हमारे जो शरीर की जो इंटरनली जो प्रणाली है, जो इंटरनली सिस्टम है, उसको एक बैलेंस स्टेज पर रहना चाहिए। जैसे मान लो शुगर है, किसी को शुगर है तो शुगर का भी एक लेवल होता है ना, कितना ही शुगर हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में क्या दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं समस्थिति, यानी कि हमारे शरीर की एक ऐसी स्थिति जो सम सिचुएशन में रहे। सम का मतलब बैलेंस सिचुएशन में रहे, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगी, संतुलन नहीं रहेगा हमारी बॉडी का, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपका जो बीपी का जो लेवल होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 100 या 120 के आसपास होता है ना, शायद 120 होता है, इसके आसपास होता है। लेकिन अगर इससे डाउन चला जाता है, अगर बीपी बहुत ज़्यादा डाउन, जैसे मान लो 40-50 की रेंज में आ जाता है, तो भी हमारी बॉडी क्या है, असंतुलन में आ जाती है। और इससे बहुत हाई हो जाता है, मान लो आपका हो गया 180 190, तो भी हमारी बॉडी क्या है, इम्बैलेंस की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, असंतुलन की फॉर्म में आ जाती है। तो हमें जीवित रहने के लिए हमारी बॉडी को क्या है कि बैलेंस वे में रहना पड़ेगा, हमारी इंटरनल सिस्टम को। आई है बात समझिए, इसको हम बोलते हैं समस्थिति, यानी कि होम्योस्टेटिस का ये मतलब हुआ। तो अब एक बात बताइए, वे व्यक्ति जो ये आपके जैविक अभिप्रेरक हैं वे समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए अगर हमारी जो समस्थिति है अगर वो बिगड़ गई तो ऑटोमेटिक जैविक अभिप्रेरकों पर भी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, हमारी भूख पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी प्यास पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें भूख कम नहीं लग रही, कम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो आपके जो ये है ना जैविक अभिप्रेरक, इनसे बिल्कुल ही संबंधित ही नहीं होते हैं। तो ये तो बात रॉन्ग है भाई, संबंधित तो होते हैं, ठीक है, समस्थिति के अकॉर्डिंग ये संबंधित तो होते हैं। जैसे हमारी स्थिति रहती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये जैविक अभिप्रेरक होते हैं। भाई बीमार नहीं है तो हमें अच्छी भूख लगेगी, अच्छा खाए पिएंगे, नहीं अगर हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस में है
तो हम अच्छा खाए पिएंगे, बैलेंस में नहीं है तो हम नहीं खा पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि संबंधित ही नहीं है, संबंधित तो है, रिलेट तो करती है ये चीज़, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बात बोल दी, गलत बोल दी इन्होंने कि वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित ही नहीं होते। क्या चीज़? जो जैविक अभिप्रेरक हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, भूख प्यास वगैरह हैं, क्या वो हमारी समस्थिति से संबंधित ही नहीं होते हैं? होते हैं ना, बिल्कुल। इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? फोर्थ आपका आंसर रॉन्ग हो गया। सिर्फ एक छोटा सा शब्द सा इसी ने ना पूरा घुमा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी तो बहुत ईजी था। मेरे ख्याल से आप लोग को आ गया होगा समझ में। तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? सीसी पैटर्न की बतानी है, कौन सी चीज़ें सीसी पैटर्न पर बेस्ड है। क्या सीसी पैटर्न में लिखित परीक्षा होती है? बिल्कुल, लिखित भी परीक्षा लेते हैं। मौखिक ओरली भी सुनते हैं बच्चे को, उनके भी मार्क्स लगते हैं। व्यवहारिक, बिल्कुल हम बच्चे का व्यवहार भी देखते हैं, स्कूल में कितना पंक्चुअल है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ नोटिस होती है, व्यवहार भी देखते हैं सीसी पैटर्न में बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। कि ड्रेस कैसे पहन के आ रही है, टाइम पे स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई बच्चा, हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल भी लेते हैं बच्चों का, प्रायोगिक के भी अलग से मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी। तो चारों ही चीज़ें होती हैं आपकी सीसी पैटर्न परीक्षाओं में, है ना। तो 13th का आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें ABCD चारों हों तो ये फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 13th का आपका आंसर क्या हुआ? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फर्स्ट आपका अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, बिल्कुल। ये साइड में आपको पिक्चर भी दिख जाएगी कि अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट क्या है? परफॉर्मेंस टेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने पहले ही बता रखा है ना, क्या होता है आपका? एक्टिविटी टेस्ट है ना। एक्टिविटी करनी है आपको उसमें, कि इन चीज़ों को जोड़ो, ठीक है, इनसे कुछ बनाओ, वो होते हैं आपके परफॉर्मेंस टेस्ट, है ना, एक्टिविटी बेस्ड। तो फर्स्ट तो आपका राइट है। सेकंड, शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, शाब्दिक परीक्षण कौन से होते हैं? जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट। तो बिल्कुल, ये तो आप किसी एक व्यक्ति का भी टेस्ट ले सकते हो, पूरे ग्रुप का भी ले सकते हो। अभी जो आपका एस्टेट होगा वो पूरे ग्रुप में ही तो होगा, आप सारे पढ़े लिखे ही हो, ठीक है। तो दोनों उससे हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप अकेले कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अकेले का भी टेस्ट हो सकता है, या फिर आप जैसे ग्रुप में अभी एस्टेट दे रहे हो, आप ग्रुप में भी दे सकते हो। तो ये भी ठीक है। शाब्दिक परीक्षण आ गया होगा ना समझिए, वर्बल टेस्ट पढ़े लिखे लोगों का जो टेस्ट होता है। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। जो इलिटरेट पीपल हैं, जो अनपढ़ आदमी हैं, वो आपका निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट तो वो कर ही सकते हैं, है ना। इनको टुकड़ों को जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, आपको पिक्चर के टुकड़े दे देंगे कि इनको जोड़ दो, तो नहीं कर पाएंगे। देखो, कईयों के ऐसे मम्मी पापा या दादा दादी आपने देखे होंगे, दादी के टाइम में तो आपने देखा होगा कि कम पढ़ी लिखी होती हैं। आप उनको क्या करो, एक्टिविटी दे दो, कुछ भी पिक्चर के कई टुकड़े करके दे दो और बोलो कि इनको ना आपको क्रम में जोड़ना है, ऐसे करके जोड़ना है। तो क्या वो जोड़ नहीं पाएंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई इनकी गलत, ठीक है, कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृतियों के द्वारा होता है, बिल्कुल। देखो, जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं ना, जो मतलब इलिटरेट लोगों के लिए होते हैं, अनपढ़ लोगों के लिए मोस्टली होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वही मैंने बोला कि चित्र के कई सारे टुकड़े दे देंगे, उनको जोड़ने के लिए बोलेंगे, आपको ब्लॉक्स दे देंगे, उनसे कुछ बनाने का बोलेंगे, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नहीं का ऑप्शन होगा कि जो कौन सा बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका आंसर होगा थर्ड सही नहीं है, ये रोंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रियामी, या इसको बोल देते हैं 3D भी, 3 डायमेंशनल भी बोल देते हैं। ऐसे भी लिखा जाता है कि 3D जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में भी। तो अपने किसने दिया था? गिलफोर्ड जी ने दिया था, ठीक है। ये मैंने डिटेल से बॉक्स लेकर बिल्कुल ना एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रखा है चैनल पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरी भी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? 3 तत्व इन्होंने मानने थे, ठीक है। तो कौन कौन से थे? एक तो आपकी इकाई थी, यूनिट थी, संज्ञान था, कॉग्निशन था, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन था।
ये आप चैनल पर जरूर जाकर देख लें। मैंने ना बहुत सारे ना मतलब मैं चीज़ें लेकर आई हूँ उसमें, जैसे डिब्बे वगैरह, उससे मैंने आपको समझा रखा बिल्कुल डिटेल से। वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसको, त्रियामी बुद्धि सिद्धांत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जो इसके संबंध में सही नहीं है, वो आपका हो जाएगा फोर्थ, संबंध विषय वस्तु। अब ये वाला पूरा डिटेल से यहाँ से नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि पूरी 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी इस क्वेश्चन पे पूरा डिटेल से समझाने में। तो वो आप चैनल पर जाकर देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। बताइए कौन सी बाल केंद्रित नहीं है। पहला, हमें बच्चे को सीखने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बच्चे को बहुत सारे हमें अवसर देने चाहिए सीखने के। सेकंड है एकल शिक्षण मार्ग, सिंगल लर्निंग पाथवे, हमें सिर्फ एक ही तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए, एक ही मार्ग है शिक्षण का, ये तो गलत नहीं है। क्या आप सारे जो सब्जेक्ट एक ही तरीके से कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आपको अलग अलग शिक्षण मार्ग चाहिए, अलग अलग वो चाहिए ना, टीचिंग के मेथड चाहिए। तो ये तो होगा रॉन्ग, एक तरीके से आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। थर्ड है सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, बिल्कुल होना चाहिए। सीसी पैटर्न हो गया ना एक तरीके से, सतत मूल्यांकन होना ही होना चाहिए। फोर्थ आपका सुलभ शिक्षण सेटिंग्स, सुलभ शिक्षण सेटिंग भी होनी चाहिए। सुलभ का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे को क्या है अपने उसमें शामिल करना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जो हर एक बच्चे के लिए क्या हो, सुलभ हो, हर बच्चा वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, एक्सेसिबल हो हर एक बच्चे के लिए। आई है बात समझ में? तो सुलभ शिक्षण सेटिंग्स का मतलब आपको आया होगा समझ में, कि ऐसी शिक्षा जो सब बच्चों को आसानी से समझ में आए। जैसे मान लीजिए आपको ऐसी लैंग्वेज बोलनी है जो आप सब बच्चों को समझ में आए, आसान लैंग्वेज आपको बोलनी है। ऐसे टूल आपको बच्चों को उपलब्ध कराने, ऐसे संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराने हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, जिनको देख के वो अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो वो होती है आपकी सुलभ शिक्षण सेटिंग्स, ठीक है, यानी कि बच्चे उस चीज़ को आसानी से सुलभ तरीके से समझ पाए। अगला क्वेश्चन,